दोस्तों नमस्कार। बहुत ही शोर है संसद का और महिला आरक्षण बिल को लेकर इस सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछा दी जिसके भीतर सब कुछ इस देश का छुपते चला जा रहा है। अगर सरकार की गवर्नेंस फेल है तो वह रिपोर्ट भी छुप जाती है। अगर इस देश के हालात कंगाली वाले हैं तो वह रिपोर्ट भी इस दौर में छुप जाती है, क्योंकि संसद का शोर है। लेकिन संसद का शोर जब 22 तारीख को थमेगा तो 24 घंटे से भी कम वक्त में प्रधानमंत्री से मुलाकात आपकी बनारस की गलियों में हो सकती है और उसके 24 घंटे के बाद आप प्रधानमंत्री से जयपुर में मिल सकते हैं। और अगर वहां भी मुलाकात आपकी ना हो पाए तो चंद घंटों के बाद आप भोपाल पहुंच जाइए, वहां पर प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं। और यह सिलसिला जो अब शुरू होने वाला है, अगले 7 महीनों तक प्रधानमंत्री इस देश की किसी ना किसी शहर की किसी ना किसी गलियों में आपको नजर आने वाले हैं। क्योंकि इस दौर में जो रिपोर्ट आती है वो सब कुछ तो छुप जाती है। किसे पता है कि इस दौर में आरबीआई की एक रिपोर्ट बतला रही है कि इस देश के आम लोग, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, स्थितियां उसकी नाजुक हो गई है और पूरे देश के भीतर में जो हर घर परिवार में बचत होता था वह बहुत कम हो गया है। जो कर्ज है वो बहुत बढ़ गया है। यहां तक कि घर की जो संपत्ति होती है, चाहे बैंक में जमा पैसा हो, चाहे कभी किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तमाम चीजों को जोड़िए, वह भी इस दौर में कम हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट तो आपने देखी नहीं होगी। आपने तो सीएजी की वह रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी जिसमें जिक्र हुआ कि कैसे सरकार चलाते वक्त इस देश के पब्लिक सेक्टर कंपनियों में फाइनेंशियल हेरफेर हो रहा है। जहां पैसा खर्च करना है वहां नहीं होता है, कहीं और खर्च हो जाता है। जो सेस का पैसा आपसे लिया जाता है कि इसका उपयोग इस जगह पर करेंगे, वहां भी उपयोग नहीं हो पाता है। और बीते 5 वर्षों से इस तरीके के फाइनेंशियल हेरफेर और उसको सुलझाने या सल्टाने की दृष्टि से सरकार काम नहीं कर रही है। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में कई केसेस का जिक्र है कि 5 वर्ष हो गए लेकिन किसी ने उसे सुलझाया क्यों नहीं। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में अब जो जनता की हालात हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण का जिक्र किया? उससे भटकाने के लिए क्या विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई? और उसी से भटकाने के लिए क्या 1 अक्टूबर से किसान क्रेडिट कार्ड लेकर तमाम बीजेपी के लोग आपको घर घर किसानों के नजर आने वाले हैं और उससे लुभाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए सरकार क्या शानदार काम कर रही है? आइए इस सफर पे चलिए, क्योंकि इस सफर के भीतर में शुरुआत ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट से होती है, जो बहुत साफ बताती है कि दुनिया के उभरते हुए बाजारों में भारत है, चीन है, ब्राजील है। लेकिन अगली लाइन उसकी बतलाती है कि दरअसल यह उभरते हुए बाजार जो हैं टॉप पर है। टॉप का मतलब जी नहीं, कर्ज लेने के मामले में टॉप पर है, यानी कर्ज के आश्रय इस बाजार को डेवलप किया जा रहा है। और यह अपने तरीके की पहली बार समूची दुनिया के सामने तमाम उभरते हुए बाजारों को लेकर संकट है कि जितना कर्ज बीते 10 साल में लिया गया उसके बराबर, उसके 10% हिस्सा सिर्फ बीते 6 महीनों में ले लिया गया। यानी स्थितियां नाजुक जो शुरू हुई है वह कोविड काल के जरिए मत समझिए, उसके बाद 2021 को भी भूल जाइए, 2022, 2023 स्थितियां नाजुक हो चली है। लेकिन संसद के शोर में आप खोए हुए हैं, ध्यान छोड़ दीजिए उधर। अब आरबीआई की उस रिपोर्ट को समझिए जहां वो सीधे तौर पर कहती है कि इस देश के भीतर में जो घरों के भीतर का जो एसेट होता है, जो पूरे देश का एक औसत निकाला जाता है, वह अगर 2021 में 22 लाख करोड़ था तो वो घटकर 13 लाख करोड़ पर आ गया है। पहली नजर में आप क्या समझिए? 9 लाख करोड़ रुपए संपत्ति इस दौर में देश की कम हो गई घरों के भीतर से, जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास और तमाम पूरे देश के भीतर में सबको जोड़िएगा। आप सोचेंगे संपत्ति का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। बैंक लोन इसके दायरे में आता है। जो लोन आप एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं वह भी आता है।
जो बैंकों में आपका पैसा जमा है आरबीआई उसको भी जोड़ रही है, वित्तीय संस्थानों में यानी जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसको भी जोड़ रही है, लाइफ इंश्योरेंस को भी जोड़ रही है, प्रोविडेंट फंड को भी जोड़ रही है, जो करेंसी आपके घर में है उसको भी जोड़ रही है, और भी कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसको भी जोड़ रही है और खुले तौर पर बतला रही है। मौजूदा वक्त में यह 23 बरस में सबसे खराब स्थिति है। पहली नजर में आप क्या समझे कि आपको लग रहा है कि घरों के भीतर की संपत्ति कम हो गई। दूसरी स्थिति समझिए कि जो सेविंग हुआ करती थी यानी जो बचाते थे पैसा वह भी कम हो गया है और वह शायद आजादी के बाद से सबसे कम है। इस मार्केट परिस्थिति में सबसे स्थिति यह है कि 2007 में एक बार यह स्थिति आई थी जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थिति डगमगाई थी और मंदी दुनिया में छा गई थी, लेकिन अभी 2023 में हमको लगता है एक लकीर खींचते हैं, नोटबंदी की लकीर, क्योंकि 2016 तक स्थिति भारत की मनमोहन सिंह वाली थी और नोटबंदी के बाद की स्थिति क्या होती चली गई इसको इस रूप में समझने की शुरुआत कीजिए। जो सेविंग और बचत होती थी हर घर के भीतर में वह तकरीबन 10% के पार रहती थी, हमेशा रही। 2019 में कोविड काल में जबरदस्त तरीके से गिरावट आई और 7.9% हो गया, लेकिन आज की तारीख में और 2022 यानी पिछले बरस वो 7.2% आया और 2023 के दरवाजे पर ये 5.1% आ गया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है इस देश के भीतर का कि सेविंग इतनी कम, ये 5.1% जीडीपी के तुलना में है। इतनी कम सेविंग कर पाने की स्थिति में भारत के तमाम घर हैं। और यहां पर एक चीज और जुड़नी चाहिए कि आप पर फाइनेंशियल बोझ कितना पड़ गया, वित्तीय बोझ कितना पड़ गया। आरबीआई इसको भी बता रही है कि देखिए ऐसा है कि पिछले बरस तो 3.8% था जीडीपी का, इस बार वो बढ़कर 5.8% हो गया। सामान्य तौर पर अगर आप पहले आप देखिएगा तो ये बोझ जो हुआ पड़ता था वो 2.7 के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन अब डबल से ज्यादा की परिस्थिति में आकर भारत आकर खड़ा हो गया है। अब जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो दो तीन बात और समझ लीजिए कि जो लोन लिया जाता है उसमें कितना इजाफा हो गया और किस तरीके से लोन लिया जा रहा है, और उसमें इंस्टीट्यूशनल लोन जो लिया जाता है वो अगर रईस लोग लोन 42% लेते हैं तो मिडिल क्लास जो है उसका 30% हिस्सा, जो पूरे देश की सब लोगों को जोड़िएगा उसका 30%, अगर मिडिल क्लास को मानिएगा तो वह भी 40% ले रहा है। लौटाने की स्थिति उसकी भी नहीं है। जो लोअर क्लास है उसके पास तो पैसा नहीं, तो उसका लगभग 20-22% वह लोन लेता है अपने तौर पर। लेकिन बात इसके आगे शुरू होती है जिसमें सवाल सबसे बड़ा यह है, इस देश के भीतर में क्या वाकई बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे? क्योंकि जो रिपोर्ट है आरबीआई की और उसके साथ जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट जो बतलाती है यूथ पार्टिसिपेशन लेबर के तौर पर इस देश के भीतर कितना है। अगर नोटबंदी तक की परिस्थिति में एक लकीर खींचे तो नोटबंदी के वक्त इस देश का युवा 15 साल से 24 साल तक के बीच में 7 करोड़ 48 लाख युवा रोजगार कर रहा था। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आंकड़ा घट के 5 करोड़ 50 लाख पर आ गया, यानी लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां इस दौर में चली गई। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल कहता है किसी भी देश की जीडीपी और इकोनॉमी को देखकर, वो भारत के लिए कहता है कि आपके मॉडल में 28.1% तो होना ही चाहिए, इतना तो आपको रोजगार होना चाहिए कम से कम 15 से 24 की उम्र तक का। लेकिन अभी कितना है? 18.1%। यहां भी मात खा गए। अब सवाल यह है कि दुनिया में क्या है। सोचिए, भारत के भीतर 18% ही रोजगार पाने की स्थिति में जो पहला तबका है युवा 15 से 24 साल का, ब्राजील में देखिएगा तो 56% है, इंडोनेशिया में 45% है, अर्जेंटीना में 40% है, बांग्लादेश में 35% है, फिलीपींस में 33, सब नाम गिनाते चले जाएंगे, सभी भारत के ऊपर है। क्योंकि 18% यह एक रेड लाइन है भारत के भीतर में रोजगार को लेकर। और ऐसा नहीं है कि जब हम आपसे जिक्र 15 से 24 कर रहे हैं, अगर आप इसको भी बांट दीजिए और नोटबंदी के दायरे में लाकर खड़ा कर दीजिएगा तो इससे आपको रोजगार से पता चल जाएगा कि भारत के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे डिस्टर्ब हुआ। और जो भी रोजगार कहीं भी बच्चों को मिलता था जो स्कूल नहीं जा पाते थे या स्कूल जाने के बाद
मजदूरी करना चाहते थे, परिवार का पेट पालते थे, इस देश के भीतर में 2016 में 16.45% यानी तकरीबन 16.5% लोग 15 से 19 साल के भीतर रोजगार उनको मिल रहा था। वो आज की तारीख में घटकर 3.25% हो गया है, 3.75%। यह युवा है, इसमें से आप फिर सोचिए कि 18 के ऊपर चलिए, आप कहेंगे क्योंकि वोट तो वही देता है, तो 20 से 24 साल के भीतर में 43% हुआ करता था नोटबंदी के समय, जो आज घट के 34% पर आ गया है। बुजुर्गों की स्थिति भी बड़ी डगमगाई है। जो बुजुर्ग है ये सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए, कुछ काम मिल जाएगा, उनमें से 40% काम कर रहे थे नोटबंदी के वक्त, आज की तारीख में वो घटकर 24% हो गया है, जिनकी उम्र 60 से 64 साल के बीच में है। और 65 प्लस में 2016 तक काम कर रहे थे 25%, और आज काम कर रहे हैं 7%। तमाम परिस्थितियों के भीतर रिपोर्ट बतलाती है कि सरकार के सामने तो मुश्किल है, तो सरकार करेगी क्या और कैसे करेगी? क्योंकि एक रिपोर्ट आरबीआई की है, दूसरी रिपोर्ट इस देश की गवर्नेंस की है, जिसको सीएजी ने बतलाया। सीएजी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए बड़ा मुश्किल है। 2021-22 में जो एक्सटर्नल कर्जा था वो 4,39,000 करोड़ का था। 2022-23 में यह बढ़कर 6,58,000 करोड़ का हो जाता है। इस रफ्तार से जा रहे हैं तो लाइबिलिटीज जो आपकी है, जो स्मॉल सेविंग को लेकर भी है, जिसमें पीएफ भी आता है, उसके भीतर जो इन्वेस्टमेंट आप एनएसएसएफ को लेकर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को लेकर करते हैं, पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस फंड को लेकर करते हैं, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, उसमें भी आप 21,560 करोड़ का कमी है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और पब्लिक फंड को आप करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, ये तो नियम कायदे विरोध में चल रहा है। ये कौन बतला रहा है? सीएजी बतला रही है। यानी इस देश की इकोनॉमी जिसको सरकार चला रही है, उस इकोनॉमी पर उसकी पकड़ नहीं है। और पकड़ ना होने के बाद जब आपकी जैसी जरूरत होती है, जैसे कल जरूरत थी विश्वकर्मा की, तो आपने ऐलान कर दिया 13,000 करोड़ रुपए इधर डे ला लो। आज जरूरत पड़ी कि नहीं नहीं, इस देश के भीतर में महिलाएं बड़ी पीड़ित हैं और रसोई का सवाल उठा रही है, तो एक झटके में उनकी पूरी महंगाई को डाइवर्ट करो और आरक्षण पर लाकर खड़ा कर दो, तो आप वहां लाकर खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इस देश के भीतर में अगर आप पब्लिक फंड को करंट अकाउंट में डालते हैं और खुले तौर पर यह विरोध है, तो दूसरा हिस्सा यह है कि जो सरकार जनता से लेवी या सेस लेती है, तो जिस काम के लिए लिया जाता है वहां भी वो खर्च नहीं कर पा रही है, और यह सीएजी की रिपोर्ट कहती है। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर के भीतर जो रकम दिखाई गई, जो खर्च किया गया, दोनों मैच्योर नहीं कर पा रहा। और ऐसी 15 घटनाओं का जिक्र सीएजी ने किया है, और 67 केस तो एडवर्स बैलेंस के हैं, यानी मेल ही कुछ नहीं है। इसमें से 45 केस तो 5 सालों से चले आ रहे हैं, यानी बीते 5 बरस से आप लगातार फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कर रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला नहीं। और इस दौर में सीएजी की रिपोर्ट कैसे आ गई सामने और उसके जरिए निकलने लगा, और आरबीआई ने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट तो तभी दी जाती है जब हालात बहुत खराब हों, और सरकार को वो चेताने के लिए होता है कि देखिए संभल जाइए। और उसको बताने में भी सरकार को लेकर नरमी बरती जाती है, और बहुत ही शालीनता से कहा जाता है कि देखिए, आप जिस पैसे को लेते हैं उस पैसे को दिखा तो दीजिए, आप जो दिखाते हैं उसी पैसे को खर्च तो कीजिए, जो खर्च करते हैं वही कम से कम उसको आप अकाउंट में तो रखिए। आपने सारी चीजें हिला डुला दी, तो इसके मैसेज क्या है? गवर्नेंस की इकोनॉमी और इस दौर में इस देश में आम लोगों की परिस्थितियां दोनों हाथ से क्या निकलती चली जा रही है। और मुश्किल यह है कि अगर इस देश की जनता के साथ उनके मुद्दों को उठाकर प्रधानमंत्री बनारस में भाषण दे दें, या जयपुर में दे दें, या भोपाल में दे दें, जो इस संसद सत्र खत्म होने के तुरंत बाद जो इनको सफर करना है, तो फिर देखा जाए। लेकिन वहां पर जिक्र अपनी उपलब्धियों के उस खाके का होगा जिसमें महिला आरक्षण का जिक्र बार बार होगा, महिलाओं के इंपावरमेंट का जिक्र होगा, जो इस देश के हुनरमंद कारीगर हैं उनको कैसे पैसा दिया जा रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है, और 500 रुपए दिए जाएंगे इस स्टाइपेंड के तौर पर, इसका जिक्र होगा। लेकिन हालात बद से बदतर क्यों हो गए, और बद से बदतर होते चले गए, तभी आप 5 किलो अनाज को लगातार बढ़ाते चले गए, जो कोविड काल से शुरू हुआ था। कोविड काल के बाद की इकोनॉमी में तो आपने इस देश को विकसित बनाने का सपना 2047 तक पाल लिया,
लेकिन उस रास्ते को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर या राष्ट्रीय तौर पर दोनों जगह क्या सरकार फेल हो रही है, इसीलिए चीजें डाइवर्ट की जा रही है। क्योंकि जो इस देश के भीतर में आउटस्टैंडिंग नॉन फूड बैंक क्रेडिट जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का है वह भी बहुत तेजी से नीचे चला गया है। स्थितियां कितनी विभत्स और कितनी बुरी हो चली है इसको सिर्फ इस रूप में समझिए कि जून के महीने में ग्रोथ लगभग 5.1 ट्रिलियन का था और जुलाई के महीने में यह घटकर -2 ट्रिलियन हो जाता है। मैसेज क्या है? इसके भीतर जब घुसिएगा तो जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में -10,000 करोड़। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि ये महीने दर महीने चीजें अगर इस रूप में जुट रही हैं तो अगर आप एक महीने के दायरे में लेकर आइएगा तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तकरीबन 80,000 करोड़ का घाटा, इंडस्ट्री के क्षेत्र में लगभग 70,000 करोड़ का घाटा, सर्विस के क्षेत्र में तकरीबन 2 लाख करोड़ का घाटा। यह स्थिति है और इसके ठीक समानांतर जो सब्जियों की स्थिति है, मसालों, हमको लगता है इन चीजों का जिक्र अब हर घर के भीतर हो रहा है, इसीलिए सरकार डाइवर्ट करना चाहती है और इसके लिए मुश्किल यह है कि जनता के मुद्दों से कैसे आमना सामना करें। क्योंकि जब आप दिखा देते हैं कि देखिए महंगाई तो 6%, 7%, 8% है, लेकिन जब आप न्यूनतम जरूरत की तरफ जाते हैं जैसे सब्जी 26% बढ़ गया महीने भर के भीतर, अगस्त का हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, जुलाई में कम, अगस्त में 26% हो गया, मसाले 23% बढ़ गए, दाल 13% बढ़ गए। अलग अलग तरीके से चीजें अगर बढ़ती चली जा रही है तो एक आखिरी सवाल हर जहन में आता है कि अब सरकार क्या करेगी। तो सरकार ने तय किया अब हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो हमारी उपलब्धियों के साथ चल रहे हों और इसमें सबसे जरूरी है किसानों को साथ लेना। तो सरकार ने तय किया कि 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक यानी 3 महीने तक इस देश के 1.5 करोड़ किसान परिवारों के घर तक पहुंचेंगे, उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड देंगे और क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा के बोलेंगे कि आप जो है कर्ज ले लीजिए। हमने कह दिया है ग्रामीण बैंक को, सहकारी बैंक को, और अब हमने बाकी बैंकों को भी कह दिया है कोई परेशान नहीं करेगा अगर आप कर्ज अभी नहीं लौटा पा रहे हैं, 24 के बाद देखेंगे, यानी चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और किसानों के साथ साथ इसके दायरे में मछुआरों को भी ले आया गया जो छोटे मछुआरे हैं, और साथ ही जो पशुपालन करने वाले हैं ना, उनको भी साथ ले आया गया कि हम आपको भी क्रेडिट कार्ड देंगे। और इसके अलावे जो भी आपको पोर्टल की सुविधा चाहिए हम उसको अब सिखाने निकल रहे हैं। मौसम सूचना नेटवर्क हम चाहते हैं गांव गांव हो जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अब सरकार को होश आ रहा है कि दरअसल कब तक हम ओबीसी की लाइन पे वोट जुगाड़ेंगे। यहां तो लोगों की अर्थव्यवस्था जान पर बनाई है और उस इकोनॉमी के लिए रेड घंटी और कोई नहीं आरबीआई दिखा रहा है, और सरकार के भीतर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो इरेगुलरिटीज या गड़बड़ी और असंगति जो है इसका जिक्र सीएजी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब जो सबसे बड़ा सवाल यह आ गया, क्या इस देश के भीतर में सरकार के सामने वाकई मुश्किल है और सरकार कुछ निर्धारित कर रही है क्या कि प्रधानमंत्री की चुनावी यात्रा जो शुरू होगी वो कैसे होगी? तो 3 बातें साफ यहां राजनीतिक तौर पर हो चली है। पहली बात, राज्यों के चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के प्रचार शुरू हो जाएंगे, यानी राज्यों के चुनाव के प्रचार लोकसभा चुनाव की दिशा तक जाएं, और यह एक उसका ऐसे टेस्ट होगा कि अगर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां केंद्र की योजना और जहां जिक्र हो वहां डबल इंजन का जिक्र हो, और उसके आश्रय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय, यानी मोदी इफेक्ट ही हमारे पास बचा है और दूसरी कोई चीज नहीं है। क्योंकि हमें जो करना है हम कर रहे हैं और हमें को जो दिखलवाना है वो मीडिया दिखला रहा है, तो लोगों के जहन में हमारी कही हुई चीजें ही आएंगी। विपक्ष तो मीडिया का बायकॉट कर ही रहा है या उनसे असहयोग आंदोलन चला ही रहा है, तो उनकी बात का जिक्र ना कीजिए, अपने आप को केंद्रित करिए कि आपको क्या करना है। तो शिवराज सिंह चौहान 10 भाषण देंगे तो उसमें कम से कम 2 दर्जन बार प्रधानमंत्री का जिक्र होना चाहिए, और राजस्थान की पूरी टीम ही केंद्र की उपलब्धियों की पूरी रिपोर्ट लेकर बैठे और उन्हीं बातों का जिक्र करना शुरू कर दे। और यही स्थिति छत्तीसगढ़ की रहे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो आप वहां राज्य सरकारों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो नहीं कर सकते हैं।
तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम के आसरे राजनीतिक तौर पर अपनी नैया पार लगाएं, अपनी नहीं कहें, क्योंकि चुनाव में अगर जीत गए तो पता नहीं कौन सीएम होगा। और खुद शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं उसके बाद तय होगा सीएम। डगमगाती हुई परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है कि चुनाव को लेकर जो सरकार जीती रही मरती रही, मुद्दों को उठाती रही, उस पर चर्चा कराती रही, वह पहली बार चुनाव के कटघरे में खुद को खड़ा हुआ पा रही है। और उसकी वजह बहुत इंडिया नहीं है, उसकी बड़ी वजह यहां के लोग हैं, उनकी परेशानी का सबब है, जो अलग अलग तरीके से युवाओं के बीच है, प्रोफेशनल्स के बीच है, मजदूरों के बीच है, किसानों के बीच है, महिलाओं के बीच है। यह मुश्किल हालात उनको दो चार होना है उससे। तो इसीलिए एक सवाल यह भी है कि लगातार इंडिया अलायंस का जिक्र करते रहिए, जिससे राजनीतिक तौर पर नजर आए कि चुनाव इन्हीं दोनों के बीच है। यानी एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। लोगों तक यह चुनाव ना जाए जहां पर उनके मुद्दे राजनीतिक तौर पर किसी ऐसे बड़े मुद्दे में तब्दील हो जाए जहां सामने कोई दूसरा नहीं, या तो डबल इंजन की सरकार या खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बिसात होगी। इसको काउंटर करने के लिए यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि हर कोई प्रचार में इंडिया अलायंस का जिक्र जरूर करे, जिससे लगे कि राजनीतिक चुनौती वही दे रहा है, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस शायद इसको समझ चुका है, इसीलिए वह अपना कम जिक्र करता है और जनता के मुद्दों का ज्यादा जिक्र करता है। और इसीलिए कमलनाथ नहीं चाहते कि भोपाल में इंडिया रैली करे, और बघेल भी नहीं चाहते कि रायपुर में इंडिया रैली करे। मुद्दे भटक ना जाएं, राष्ट्रीय तौर पर मुद्दे उभर ना जाएं, तो क्या इंडिया की पूरी परिस्थिति निकलकर राष्ट्रीय तौर पर आ जाएगी और उसकी कोई समीकरण बनाई जा रही है? इस पर चर्चा फिर कभी होगी। लेकिन पहली और आखिरी बात, पहली बार इस देश की जनता की रिपोर्ट जो निकलकर आरबीआई के जरिए आ रही है, वो सरकार के लिए डराने वाली है, उनके होश फाकता है। अब क्या करें? समझ तो हर कोई रहा है, और यह समझ काफी है आपके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।